आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक्स चाहिए या फिर एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करने के लिए थ्योरी बुक चाहिए, तो ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे साथ क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस में जुड़ने के लिए भी आप सेम नंबर के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक शुरुआत की है पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें, आपके जुड़ने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तमिलनाडु सर्कल का पीएसए का 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। A sample packet weighing 70 grams is posted by a person, but with no postage affixed on it. How much will it be charged on delivery? एक व्यक्ति द्वारा 70 ग्राम वजन का एक नमूना पैकेट भेजा जाता है, लेकिन उस पर कोई डाक शुल्क नहीं लगा होता है। डिलीवरी पर कितना डाक शुल्क उसके लिए लगेगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब चार्जेस कैसे लिए जाते हैं सैंपल पैकेट के ऊपर? तो सबसे पहली बात, इसके ऊपर पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये लगेंगे, उसके बाद जो भी 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी 3 रुपये लगेंगे। अब ये 70 ग्राम है, दो फ्रैक्शंस इसकी बन जाएंगी, एक 50 ग्राम की दूसरी 20 ग्राम की। पहले 50 ग्राम के लिए इसके ऊपर 4 रुपये लगेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी 50 ग्राम की फ्रैक्शन आएगी जो कि 20 रुपये है, तो इसके लिए 3 रुपये आपसे लिए जाएंगे। टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे? 7 रुपये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आंसर 14 बताया गया। अब क्योंकि इसे क्या किया गया था? अनपेड के रूप में पोस्ट किया गया था। जब इसको पोस्ट किया गया तो इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं दिए गए। तो जब भी किसी आर्टिकल को अनपेड पोस्ट किया जाता है तो वितरण के समय प्रीपेड दर का दोगुना वसूल किया जाता है। इनके अगर पहले 7 रुपये लगने थे तो वितरण के समय 7 के दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the National Pension Scheme, the important term PRAN stands for राष्ट्रीय पेंशन योजना में महत्वपूर्ण शब्द PRAN, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। Through CSI, the Department of Post has digitalized। CSI के माध्यम से डाक विभाग ने किसका डिजिटलाइजेशन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, मेल्स एंड काउंटर ऑपरेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस का। CSI has digitalized the finance and accounts and human resources management functions of the department on the online SAP based platform। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने विभाग के वित्त एवं लेखा तथा मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को ऑनलाइन सैप आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल किया है। इसके अलावा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने किस चीज़ के लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट किए? मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फिलैटली, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी सोल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The counter user at the post office cannot log into multiple systems at the same time as the systems are bound with। डाक घर में काउंटर उपयोगकर्ता एक ही समय में एकाधिक प्रणालियों में लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रणालियां किसके साथ बंधी होती हैं? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, मैक, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो काउंटर यूज़र होते हैं वो सेम टाइम में मल्टीपल सिस्टम्स में लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल के साथ बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है।
What are the custom declaration forms used to book international speed post articles? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए कौन से सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र उपयोग किए जाते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। CN22 और CN23 का यूज किया जाता है। फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स द कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स यूज्ड आर CN22 एंड CN23। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के लिए दो तरह के हैं, एक CN22 और CN23। CN22 का यूज कब किया जाता है? जब किसी भी आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से नीचे होती है। जब किसी आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या उससे ज़्यादा हो तो कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाएगा? CN23 का यूज़ किया जाता है। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट कार्ड्स इशूड बाय द डिपार्टमेंट। विभाग द्वारा जारी निम्नलिखित पोस्ट कार्डों में से विषम को चुने। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जो कंपटीशन पोस्ट कार्ड है उनको वर्ष 2006 में डिसकंटिन्यूड किया जा चुका है। इसके अलावा अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की बात करें। पोस्ट कार्ड कंटेनिंग प्रिंटेड कम्युनिकेशन, कंपटीशन पोस्ट कार्ड और मेघदूत पोस्ट कार्ड, इन सबको क्या किया गया? मर्ज किया गया, आपस में मिलाया गया और एक नई सर्विस की शुरुआत की गई जिसका नाम है रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड, पंजीकृत पोस्ट कार्ड। लेकिन फिलहाल आपका यही आंसर करेक्ट होगा। नाइट पोस्ट ऑफिस आवर्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू बाई दी। रात्रिकालीन डाकघरों का समय कितने बजे तक और किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस का समय रात के 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। और कौन एक्सटेंड कर सकता है? डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक कर सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस बट सोवर इज प्रोहिबिटेड। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग प्रतिबंधित है? करेक्ट आंसर आ जाएगा सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत किसी भी तरह से काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण करना या उपयोग करना भारतीय दंड संहिता के तहत क्या है? एक अपराध है। और कैसा अपराध है? तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने अच्छे से समझने हैं। यूजिंग फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस with intent to cause loss to the central government of a stamp that has already been used for that or any other purpose is offense under Indian Penal Code। दो ऑफेंसेस हैं। सबसे पहली कि अगर आप एक ऐसे डाक टिकट का उपयोग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो डाक टिकट पहले से ही यूज किया जा चुका है, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑफेंस है, ये भी एक अपराध है भारतीय दंड संहिता के तहत। लेकिन इसमें किसी भी तरह के सजा का प्रावधान नहीं है, किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस बट सोवर is prohibited and it is an offense punishable under section 263A of Indian Penal Code 1860। लेकिन अगर कोई भी नकली डाक टिकटों का निर्माण करता है या उपयोग करता है तो यह भी इंडियन पेनल कोड के तहत एक अपराध है। और ये कैसा अपराध है? पुनिशेबल ऑफेंस है, इसमें सजा का भी प्रावधान है। और किसके तहत सजा होती है? अंडर सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत। In any post office other than a branch post office, a booked article can be insured for a maximum amount of। शाखा डाक घर के अलावा किसी अन्य डाक घर में किसी भी वस्तु का बीमा मैक्सिमम किस सीमा तक किया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अप टू द वैल्यू ऑफ ₹600 फॉर आर्टिकल्स बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस, अप टू द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख फॉर आर्टिकल्स बुक्ड एट अदर पोस्ट ऑफिस। अगर किसी भी आर्टिकल की इंश्योरेंस आप शाखा डाकघर में करते हैं 600 रुपये तक की इंश्योरेंस कर सकते हैं। शाखा डाकघर के अलावा अन्य डाकघर यानी कि सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में आप आर्टिकल्स की इंश्योरेंस करते हैं तो 1 लाख रुपए की वैल्यू तक इनकी इंश्योरेंस की जा सकती है। इंश्योर्ड वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल इंश्योर्ड। और जो इंश्योरेंस की वैल्यू होगी वो आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के वास्तविक मूल्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आर्टिकल में
गोल्ड कॉइन या बुलियन है, गवर्नमेंट करेंसी नोट, बैंक नोट, इनका कोई कॉम्बिनेशन है तो इनकी इंश्योरेंस इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जाएगी। In each set of a sorting mail office, there are how many departments? छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट में कितने विभाग होते हैं? तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट में 4 विभाग होते हैं। ईच सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड। छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि काम और जिम्मेदारी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्या होता है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को डिवाइड किया जाता है 4 विभागों में। क्यों किया जाता है? ताकि काम और जिम्मेदारी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब ये जो 4 विभाग हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला विभाग है मेल डिपार्टमेंट। मेल डिपार्टमेंट जिसका हेड कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। दूसरे विभाग की बात करें सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, जिसका हेड कौन होगा? सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा। तीसरा डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और जिसका हेड रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। चौथा डिपार्टमेंट पार्सल डिपार्टमेंट, जिसका हेड पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। Second class mails are forwarded by air transmission under which of the following circumstances? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में द्वितीय श्रेणी की डाक को हवाई मार्ग से भेजा जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सबसे पहली बात, इन्हें हवाई मार्ग के लिए चिन्हित किया होना चाहिए और इनके ऊपर जो भी एयर सरचार्जेस बनते हैं उनका भुगतान किया हुआ होना चाहिए। Who is authorized to issue franking machine license? फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा किया जाता है। द डिविजनल हेड और इंडिपेंडेंट गेजेटेड पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशुएंस ऑफ अ लाइसेंस फॉर यूजिंग फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन को उपयोग करने का लाइसेंस हेड ऑफ डिवीजन यानी कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा या इंडिपेंडेंट गेजेटेड पोस्ट मास्टर के द्वारा जारी किया जाता है। दोनों को याद रखना, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं तो दोनों ही करेक्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? कौन सी वस्तुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, जो इंश्योर्ड आर्टिकल होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगी। कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी ही पड़ेगी, कंपल्सरी है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? यानी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम्स इन वेट, कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो। कोई भी इंश्योर्ड पार्सल हो। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच अ कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी पार्सल किसी ऐसे स्थान के लिए अगर भेजा जाता है जिस स्थान को भेजने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की आवश्यकता हो, सीमा शुल्क घोषणा की आवश्यकता हो, तो उस पार्सल की भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। एनी आर्टिकल कंटेनिंग द फॉलोइंग स्टैम्प्स, लेबल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसमें क्या हो? स्टैम्प्स हो, डाक टिकट हो, लेबल हो, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी। एनी आर्टिकल वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड ऑन द कवर, कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ हो। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, कोई भी पंजीकृत पार्सल था, कोई भी पंजीकृत आर्टिकल था, लेख था, उसका वितरण हो गया। वितरण के बाद अगर उसे दोबारा से पोस्ट किया जाता है यानी कि उसे रीपोस्ट किया जाता है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। और कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल है, मूल्यदेय लेख है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ यूनिट ऑफ, उप अभिलेख कार्यालय किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, आरएमएस डिवीजन की इकाई होती है। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस। देखिए जो रिकॉर्ड ऑफिस, अब जो रेलवे मेल सर्विस है उसमें 2 तरह के कार्यालय होते हैं, एक ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं, दूसरे स्टेशनरी ऑफिस होते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ये क्या है? रेलवे मेल सर्विस के स्थिर कार्यालय हैं, स्टेशनरी ऑफिस हैं। तो रेलवे मेल सर्विस के कार्यालय होते हैं और कहाँ पे स्थित होते हैं? सिचुएटेड एट अ सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस, जहाँ पर डाक कार्यालय स्थित होता है वहीं पर ये भी स्थित होते हैं। और ये क्या काम करते
सकते हैं द वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस एज वेल एज द सेक्शंस इफ एनी अटैच टू सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रिपेयर्ड। तो जो भी इसके साथ मेल ऑफिस जुड़ा होगा, यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जो मेल ऑफिस जुड़ा होगा, इसके अलावा अगर कोई अनुभाग भी जुड़ा है तो उसके कार्यपत्रों को तैयार करने का काम कि यहाँ पे क्या आता है, उनके जो भी कार्यपत्र होते हैं उनको तैयार किया जाता है, उनको चेक किया जाता है और उनको रिकॉर्ड में रखने का काम किया जाता है। इसके अलावा इन मेल ऑफिस या सेक्शंस को जो फॉर्म, बैग या स्टेशनरी की आवश्यकता है वो भी सब रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If a postal division enters into a VNPL agreement with another organization, it stands for। यदि कोई डाक मंडल किसी अन्य संगठन के साथ BNPL समझौता करता है तो इसका क्या अर्थ होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बुक नाउ पे लेटर। BNPL की फुल फॉर्म क्या होगी? बुक नाउ पे लेटर। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर। शाखा डाक घरों के अधिकतम कार्य घंटे क्या हैं? तो जो आपके शाखा डाकघर है मैक्सिमम 5 घंटों की अवधि के लिए खोले जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। व्हेन द लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ एनी पोस्टल ड्यूज और फॉर द रिसिप्ट ऑफ सम्स ड्यू from the post office falls on a Sunday or post office holiday, which day shall be taken as the last day for such transactions? जब किसी डाक शुल्क के भुगतान या डाक घर से देय राशि की प्राप्ति का अंतिम दिन रविवार या डाक घर का अवकाश हो तो ऐसे लेन देन के लिए कौन सा दिन अंतिम दिन रहेगा? जैसे हमने अभी ऊपर किया BNPL बुक नाउ पे लेटर की, अभी बुक करें, भुगतान बाद में करें। अब मान लीजिए आपने भुगतान करना है महीने की 10 तारीख को, लेकिन जो भुगतान करने की तारीख है यानी कि 10 तारीख है, इस दिन क्या आ जाता है? संडे आ जाता है या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे आती है। तो भुगतान करने के लिए अंतिम दिन कौन सी तारीख रहेगी? क्या 10 तारीख रहेगी? नहीं, इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द ड्यू डेट। ये देय तिथि के बाद अगला जो भी कार्य दिवस आएगा, यानी कि जैसे 11 तारीख को छुट्टी नहीं है, पोस्ट ऑफिस खुले हैं, तो 11 तारीख को उस ड्यू चार्जेस के भुगतान के लिए अंतिम दिन के रूप में गिना जाएगा। With reference to RICT, which of the following cannot be considered as peripherals of the main computing device? Main computing device या RICT device सेम चीज़ है। रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो इसके साथ अब तो नहीं है, ठीक है। पहले जो आपकी RICT डिवाइस है उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, जैसे थर्मल प्रिंटर, 2D स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेकिन लेज़र प्रिंटर नहीं दिया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आएगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर अ फॉरेन लेटर इज। विदेशी पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, 150 रुपीज़ लगती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अ फॉरेन लेटर, स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर इज ₹150 पर आर्टिकल। तो अगर आप फॉरेन लेटर भेजते हैं, स्मॉल पैकेट या प्रिंटेड पेपर भेजते हैं, 150 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। वहीं पे अगर हम एम बैग की बात करें तो इसके लिए 750 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं। बट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो सुकन्या समृद्धि खाता न्यूनतम 250 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। मिनिमम INR 250 एंड मैक्सिमम INR 1,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और न्यूनतम आपको 250 रुपये जमा करने होंगे। और पहली बार जब खाता ओपन करेंगे तो मिनिमम 250 रुपये से होगा। नेक्स्ट इसमें जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होगा। और डिपॉजिट आप एक बार में भी कर सकते हैं, महीने या फाइनेंशियल ईयर में जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार भी कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू फॉरेन पार्सल्स विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विदेशी पार्सल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार अगर हम चलें तो किसी भी विदेशी पार्सल की लंबाई 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.50 मीटर नहीं करना है। Sum of length and greatest circumference measured in the direction other than the length should not exceed
2 मीटर, फिर उसके बाद लंबाई, और जो सबसे बड़ी परिधि होगी इन दोनों का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पार्सल की सरफेस मेजरिंग 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और इसका जनरल मैक्सिमम वेट 20 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 किलोग्राम दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार भी आपने इसको याद रखना है, ग्रोस वेट ऑफ इंटरनेशनल एयर पार्सल 20 किलोग्राम है, और अगर हम इसकी बात करें मैक्सिमम डायमेंशन 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई प्लस सबसे बड़ी परिधि का योग 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम एंडोवेंट एश्योरेंस इज अदरवाइज कॉल्ड, डाक जीवन बीमा योजनाओं में एंडोवेंट एश्योरेंस को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, संतोष कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी चुनने का हक आपको होता है, ऑप्शन आपको मिलती है, आप चूज कर सकते हैं कि किस एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए, तो क्या हो गया, संतोष हो गया कि आपको पता है कौन सी एज में मैच्योरिटी मिलेगी। The Asia Pacific Postal Union, a restricted union, has its headquarter in which city? तो ये हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, हर क्वेश्चन पेपर में इसकी डिटेल भी बताई है, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जब इसकी शुरुआत हुई 1961 में मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर के साथ हुई थी, फिर वर्ष 2002 में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में स्थानांतरित किया गया था। मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स, धातु टोकन का उपयोग किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, सिलेक्टेड आरएमएस ऑफिशियल्स के द्वारा मेटल टोकन्स का यूज किया जाता है। मेटल टोकन ऑफ ऑथराइज्ड टाइप मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल आरएमएस ऑफिशियल्स अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हु ट्रैवल ऑन ड्यूटी इन अ व्हीकल और कंपार्टमेंट reserved for the post office or who have to enter the platform for exchange of mails in order to show their right to be present there। तो जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं, उनके अलावा सभी आरएमएस अधिकारियों को जिन्हें क्या करना पड़ता है, विभाग के लिए रक्षित वाहन या ट्रेन के डिब्बे में ड्यूटी के समय यात्रा करनी पड़ती है, तो उनको ये मेटल टोकन दिए जाते हैं ताकि वो उस स्थान पर अपने होने का अधिकार दर्शा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ एसओ स्लिप इज फ्रॉम, एसओ स्लिप कहाँ से कहाँ को भेजी जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सब ऑफिस स्लिप हेड पोस्ट ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस को भेजी जाती है। द मैक्सिमम लिमिट फॉर रेमिटेंस ऑफ लूज कैश बिटवीन एन अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेज थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज इज, विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से एक लेखा कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच खुली नकदी के प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर कोई सिंगल डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक वो लूज कैश लेकर जा सकता है, 2 डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो तो 10 लाख रुपए लेकर जा सकते हैं। EMV चिप इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, EMV चिप का प्रयोग किस वस्तु में किया जाता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में इसका यूज होता है, और EMV की फुल फॉर्म की बात करें यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। Which section of Customs Act 1962 empowers the Custom Department to prohibit import of certain goods? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की कौन सी धारा सीमा शुल्क विभाग को कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 empowers the Customs Department to prohibit the import or export of goods। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 सीमा शुल्क विभाग को माल के आयात या निर्यात पर रोक लगाने का अधिकार देती है। दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये क्या करता है, ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू इशू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट्स रिस्ट्रिक्टिंग और प्रोहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो ये धारा केंद्र सरकार को एक अधिकार देती है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी तरह की विशिष्ट वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है, और ये प्रोहिबिशन पूरी तरह से हो सकती है या कुछ कंडीशंस के अधीन हो सकती है।
The use of inland letter cards for foreign communication is permissible with which of the following groups of countries? विदेशी संचार के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग किन देशों के समूह के साथ अनुमत है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इनलैंड लेटर कार्ड फॉरेन कंट्री को कम्युनिकेशन के लिए नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को कम्युनिकेशन भेजने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश को संचार भेजने के लिए अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इनको अनपेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमा कवरेज क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 2 लाख रुपए का है। वेयरहाउसिंग सर्विसेज इज अ फीचर ऑफर्ड बाय विच सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट? वेयरहाउसिंग सेवाएं भारतीय डाक की किस सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से एक है? लॉजिस्टिक पोस्ट में वेयरहाउसिंग सर्विसेज मिलती हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। लॉजिस्टिक पोस्ट व्यावसायिक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है। विच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। और इसमें क्या होता है? देश भर में संग्रहण से लेकर भंडारण, प्रसारण से लेकर वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन होता है। और इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं? एफटीएल, फुल ट्रक लोड एंड लेस देन अ ट्रक लोड सर्विसेज, लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग सर्विसेज, फुलफिलमेंट सर्विसेज और रिवर्स लॉजिस्टिक। तो ये सारे फीचर हैं लॉजिस्टिक पोस्ट के। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the discount rate given to a corporate customer who pays 90 lakh monthly for booking speed post articles? एक कॉरपोरेट ग्राहक को दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी जो स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए मासिक 90 लाख रुपए का भुगतान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट उसे दिया जाएगा। तो स्पीड पोस्ट की मंथली बुकिंग के ऊपर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है? 50,001 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक की अगर मंथली स्पीड पोस्ट की किसी की बुकिंग है तो 10% का डिस्काउंट। 5 लाख 1 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक की बुकिंग के लिए 15% का डिस्काउंट। 25 लाख 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक की मंथली स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए 20% का डिस्काउंट। 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा के व्यवसाय पर 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अ ट्रैवलर मे नॉट यूज पोस्ट रेस्टेंट फॉर मोर देन, कोई भी यात्री पोस्ट रेस्टेंट का उपयोग अधिकतम किस अवधि के लिए कर सकता है? 33 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, 3 महीने के लिए। Post resident is intended solely for the convenience of strangers and travelers, and even they may not use the post resident for more than 3 months. Post resident केवल अजनबियों और यात्रियों की सुविधा के लिए है और वे 3 महीने से अधिक समय तक पोस्ट रेस्टेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी ट्रैवलर एक जगह पे या कोई भी स्ट्रेंजर एक जगह पे घूमने आता है, मैक्सिमम वो उस जगह पर रहकर 3 महीने तक पोस्ट रेस्टेंट सुविधा का लाभ उठा सकता है। A post resident article except value payable is kept in post office to which it is addressed for a period not exceeding 1 month. कोई भी आर्टिकल जब पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है, अगर वो वैल्यू पेएबल आर्टिकल नहीं है तो उसको अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी में या उस डाकघर में जिसके लिए इसे संबोधित किया है रोक कर रखा जाएगा। और कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है तो उसे मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। The preservation period of work papers of RMS offices and sections is, RMS कार्यालयों एवं अनुभागों के कार्यपत्रों की संरक्षण अवधि क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इनको 18 महीनों तक संभाल के रखा जाता है। पोस्ट ऑफिसेज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी क्लासेस, डाक घरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 वर्गों में बांटा गया है। 35 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और ये जो 3 वर्ग हैं कौन कौन से हैं? हेड पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है और ब्रांच पोस्ट ऑफिस है। A philatelic deposit account can be opened with the minimum deposit amount of,
फिलैटलिक जमा खाता न्यूनतम कितनी राशि के साथ खोला जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मिनिमम 200 रुपये के साथ खोला जा सकता है। इन विच वाज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को औपचारिक रूप से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 37 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्ष 2018 में। ऑन 19th of August 2015, India Post received a license to run a payments bank from the Reserve Bank of India। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडिया पोस्ट को एक बैंक रन या चलाने के लिए लाइसेंस कब मिला? 19th of August 2015 में मिला। फिर उसके बाद ऑन 17th August 2016 इट वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी फॉर सेटिंग अप अ पेमेंट बैंक। 17 अगस्त 2016 को इसे भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। फिर इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यानी कि जैसे कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो पहले पायलट प्रोजेक्ट होता है, यानी कि छोटे पैमाने पर उसकी शुरुआत होती है। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था 30 जनवरी 2017 में रायपुर और रांची में उसका उद्घाटन हुआ। फिर अगस्त 2018 में यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉस्ट ऑफ रुपीज 14.35 बिलियन फॉर सेटिंग अप द बैंक। अगस्त 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक की स्थापना के लिए 14.35 बिलियन रुपए की लागत को मंजूरी दी। और फिर 1 सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर्मली लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, करेंसी नोट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट ओनली थ्रू। सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर और आभूषण, करेंसी नोट या सोने या चांदी की वस्तुएं अंतर्देशीय डाक द्वारा केवल किसके माध्यम से भेजी जा सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, इनको इंश्योर्ड पोस्ट या बीमाकृत डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स फॉर रीसेटिंग ऑफ फ्रैंकिंग मशीन विल बी। फ्रैंकिंग मशीनों की रीसेटिंग के लिए जो सब्सिक्वेंट राशि है, अग्रिम भुगतान की न्यूनतम राशि क्या होगी? 39 की करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगी, 1000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में। द फ्रैंकिंग मशीन यूजर विल पे इन एडवांस सम रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ एडवांस पोस्टेज फॉर विच ही विशेस टू मशीन टू बी सेट और रीसेट। फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ता को अग्रिम रूप में यानी कि एडवांस में एक राशि का भुगतान करना होता है। कितनी राशि का? जिस राशि के लिए वो अपनी मशीन को सेट या रीसेट करना चाहता है। और जो मिनिमम एडवांस डिपो पेमेंट रहेगी पहली बार मशीन की सेटिंग या सेटिंग के लिए लाइसेंस इशू करने के बाद वो 2000 रुपये रहेगी। पहली बार 2000 रुपये मिनिमम रहेगी, उसके बाद ये मिनिमम कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये आ जाएगी। और 1000 से ज़्यादा करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी रिमिटेंसेस अप टू कैन बी रिसीव्ड इन कैश। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के तहत कितने तक का धन प्रेषण नकद में प्राप्त किया जा सकता है? 50,000 रुपये तक। अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी रिमिटेंसेस अप टू 50,000 रुपीज कैन बी रिसीव्ड इन कैश। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के तहत 50,000 रुपये तक की धनराशि नकद में प्राप्त की जा सकती है। अमाउंट्स एक्सीडिंग दिस लिमिट, और इस लिमिट से जो भी राशि ज़्यादा होगी वो सिर्फ चेक के माध्यम से दी जाएगी। और आप अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो एक रिमिटेंस में मैक्सिमम 2500 USD डॉलर प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो ये 2500 USD डॉलर है, इसमें 50,000 रुपये तक की राशि कैश में दी जा सकती है। और इससे ज़्यादा की अगर राशि होगी तो वो सिर्फ चेक के माध्यम से दी जाएगी। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल इन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी में ऋण सुविधा कितने समय के बाद उपलब्ध होगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 4 वर्ष के बाद उपलब्ध होगी। बट इज द डायमेंशन ऑफ द मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड के आयाम क्या हो सकते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर हो सकते हैं। बट इज द प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस फॉर स्पीड पोस्ट आर्टिकल अपार्ट फ्रॉम स्पीड पोस्ट चार्जेस।
तो कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल अगर आप भेजते हैं और उसके साथ पीओडी भेजना चाहते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है, उसी तरह से स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजा जाता है। तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी के चार्जेस क्या होंगे? 10 रुपये पर आर्टिकल रहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड्स कलेक्शन ऑफ एन अमाउंट अप टू एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट्स। कैश ऑन डिलीवरी सुविधा खेप की डिलीवरी के समय कितने रुपए तक की राशि का संग्रह प्रदान करती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 50,000 रुपये तक। एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, all circulars issued by heads of circles must be destroyed after how many years? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के अनुसार सर्किल प्रमुख द्वारा जारी सभी परिपत्रों को कितने वर्षों के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 3 वर्ष के बाद। लेकिन ये 3 वर्ष कब से गिने जाएंगे? ऑल सर्कुलर्स इशूड बाई हेड्स ऑफ सर्कल शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 years counted from the month of April following the close of the official year in which they were issued। हेड ऑफ सर्कल के सर्कुलर जिस भी ऑफिशियल ईयर में जारी किए जाते हैं उस ऑफिशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद अगला जो ऑफिशियल ईयर शुरू होगा, यानी कि अप्रैल मंथ से जो अगला ईयर शुरू होगा, उस अप्रैल महीने से ये 3 वर्ष की अवधि गिनी जाएगी। इफ़ इट इज़ फाउंड नेसेसरी टू प्रिजर्व और रिपीट द इंस्ट्रक्शंस कंटेनिंग इन सच सर्कुलर्स, अगर ऐसा कोई सर्कुलर है जिसे नष्ट करने का समय हो गया है लेकिन उसमें कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस या निर्देश हैं जिनको प्रिजर्व करना या रिपीट करना ज़रूरी है, तो हेड ऑफ सर्कल क्या करते हैं? उनको अपने आगे वाले सर्कुलर्स में इंक्लूड करके भेज देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। Registered book packets and international tracked packets are handled at and their delivery is to be done through। पंजीकृत बुक पैकेट और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट कहाँ पर संभाले जाते हैं? तो 46 की करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगी, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इनका वितरण किया जाता है। तो पहले कहाँ पे आपके नेशनल सॉर्टिंग हब्स इत्यादि में संभाले जाते थे, अभी कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में इनको संभाला जाता है, हैंडल किया जाता है। Which of the following is correct about withdrawals from सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि खाते से निकासी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है। Withdrawals may be made when the girl child attains the age of 18 और passes a 10th standard in school। जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाती है या वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है, उसके बाद आप सुकन्या समृद्धि खाते से 50% की विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल में बी मेड अप टू 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन अकाउंट एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब 50% की आप विड्रॉल तो ले सकते हैं, लेकिन किस राशि का 50%? तो अकाउंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब विड्रॉल आप एक बार में भी कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो एक इंस्टॉलमेंट 1 वर्ष में आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और मैक्सिमम 5 वर्षों तक आप इंस्टॉलमेंट्स के रूप में विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। Cash bag which contains cash remittances must always be packed, closed and sealed by। नकदी बैग जिसमें नकदी भेजी जाती है उसे हमेशा किसके द्वारा पैक, बंद और सील किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, इसे हमेशा ट्रेजरर द्वारा सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में बंद किया जाना चाहिए। इफ एनी रिमिटेंस ऑफ कैश और स्टैम्प्स इज टू बी मेड, द अकाउंट बैग व्हेन रेडी टू बी क्लोज्ड विल बी टेकन बाय सब अकाउंट असिस्टेंट टू ट्रेजरर टुगेदर विद डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्पैच। तो जब भी कोई प्रेषण किया जाता है, चाहे वो धन प्रेषण है या डाक टिकट भेजे जाने हैं, जब अकाउंट बैग बंद किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा इसे ट्रेजरर के पास सभी डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाया जाएगा। और जो भी कैश या स्टैम्प्स हैं जिन्हें सब ऑफिस को भेजा जाना है, उन्हें कैश बैग के अंदर ट्रेजरर द्वारा सब अकाउंट की प्रेजेंस में रख दिया जाता है।
The head sorting assistant is supposed to submit MS83 to superintendent or superintendent sorting and MS83 report which is प्रधान छंटाई सहायक को अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है MS83 फॉर्मेट के ऊपर, और ये कौन सी रिपोर्ट होती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये डेली रिपोर्ट होती है जिसमें क्या क्या होता है? ऑन इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हिम और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो प्रधान छंटाई सहायक जो भी इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं देखता है या सेट के अन्य छंटाई सहायक उसे जो भी इरेगुलरिटीज के बारे में बताते हैं उन सारी इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटीज को इस डेली रिपोर्ट में दर्ज करके सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। और कैसे भेजा जाता है? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से भेजा जाता है। HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI में HDMS का क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। The अब्दुल कलाम आइसलैंड इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ, अब्दुल कलाम द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ओडिशा। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर, वह सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट टेक डिसीजंस सोलोली, सार्वजनिक पद के धारकों को जो निर्णय है वो कैसे लेने चाहिए? इन टर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित के संदर्भ में उन्हें निर्णय लेने चाहिए। The 2024 जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड टू इलेक्ट दी लोकसभा, 2024 के आम चुनाव कौन सी लोकसभा का चुनाव करने के लिए आयोजित किए गए थे? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 18th लोकसभा। नेक्स्ट हमारे पास पटचित्र इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन, पटचित्र चित्रकला का एक रूप है जिसका प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ओडिशा में। द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर टू होइस्ट द इंडियन फ्लैग वाज, भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी मैडम भीखाजी कामत है। तो 55 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सूर्य सेन वाज एसोसिएटेड विद, सूर्य सेन किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी सी आ जाएगा चटगांव आर्मनी रेड से शस्त्रागार छापे से जुड़े हुए हैं। द अल्लाह's बांध इज सिचुएटेड इन, अल्लाह का बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा कच्छ गुजरात में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन किया गया है? 58 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पार्ट नंबर 4 में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, में से लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही लोकतंत्र के 3 स्तंभों में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास मुथुलक्ष्मी रेड्डी स्टार्टेड एन ऑर्फनेज नोन एज, मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने कौन से नाम का एक अनाथालय शुरू किया था? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा अब्बाई इलम नाम का ऑर्फनेज शुरू किया था। तो ये था हमारे पास